नमस्कार दोस्तों, आप सभी का PYQ सेशन में एक बार पुनः स्वागत है। और इकोनॉमी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। त्वरित वित्तीय प्रपत्र क्वेश्चन है। वित्तीय प्रपत्र, त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और त्वरित ऋण सुविधा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने से संबंधित है। ओके, तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपने पढ़ा होगा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन है यहाँ पे एशियाई विकास बैंक, ADB, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल एंड वर्ल्ड बैंक। ओके, सो बेसिकली ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रकार का इन्हीं कोई संस्था में से दी जाने वाली एक प्रकार की स्पेशल फैसिलिटीज़ कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई देश अगर BOP संकट से किसी भी प्रकार की अगर क्राइसिस में फंसा हुआ है, देन आफ्टर इसमें से संस्था है जो रैपिड फिनांस इंस्ट्रूमेंट्स और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़ दोनों को प्रोवाइड करता है। ओके, सो लेट अस गो, आइए समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेकिन इसके पहले आपने यदि वीडियोस को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो ज़रूर आप वीडियोस को सब्सक्राइब कर दें। ओके, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि PYQ सेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा, राइट। डेली बेसिस पे यहाँ पे PYQ सेशन कराया जाता है। ओके, सो नाउ रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, एशियाई विकास बैंक, ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एंड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल। ओके, सो इसका आंसर होगा IMF। ओके, IMF, राइट। बिकॉज IMF के द्वारा जो दी जाने वाली जो स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं, खासकर उसमें आपको रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़ होता है। मैं आपको बता दूं कि रैपिड इंस्ट्रूमेंट्स फैसिलिटीज़ एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, ओके, तो ये किसी भी देश में जो BOP के संकट के समय, जैसे मान लीजिए कि तुरंत उनको तीव्र जो जैसे इकोनॉमी हेल्प चाहिए, इमीडिएट हेल्प चाहिए, देन आफ्टर वहाँ पे ये उपलब्ध कराया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी देश का निम्न आय वर्ग है तो इसके अलावे कहीं ना कहीं उसको दिया जाएगा। तो ये जो जैसे ये क्वेश्चंस पूछा गया था 2022 में UPSC के द्वारा, सो बेसिकली IMF द्वारा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स सुविधा दिया गया, जिसमें त्वरित, जैसे उस समय मैं कहूँ तो श्रीलंका में क्राइसिस भी चल रहा था, देन आफ्टर उस केस में भी इसको दिया गया था। सो बेसिकली RFI क्या होता है, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स इमीडिएट, अगर क्राइसिस हो जिस किसी देश का निम्न आय वर्ग हो, देन आफ्टर उसको IMF देता है। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या होता है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी होता है जैसे मान लीजिए कि निम्न आय वाले देश को एकदम 0% ब्याज दर पर तत्कालिक BOP संकट दूर हेतु वित्तीय सहायता देना। जैसे मान लीजिए कि BOP संकट से जूझ रहा है वो कंट्रीज़, तो उसको 0% इंटरेस्ट रेट पे, राइट, तत्काल BOP संकट को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, वो होता है आपका रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, RF। ओके, एंड रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होगा, जिस पे BOP संकट के समय तुरंत इमीडिएट उसको सहायता किया जाए, राइट। इसके अलावा भी IMF द्वारा बहुत सारे होते हैं विशेष सुविधाएं, जिसको हम लोग बारी बारी से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर मैं बात करूँ EFF की, ओके, ये भी IMF के द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधा है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ओके, बेसिकली इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि यदि किसी देश गंभीर मध्यम अवधि के लिए, जैसे मान लीजिए कि BOP से वो जूझ रहा है, ओके, BOP की संकट की क्राइसिस है, काफ़ी गंभीर है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि देश की जो संरचनात्मक समस्याएं हो वो
कहीं ना कहीं बाधित होगी, सो आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाता है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बोलेंगे। जो कि अगर मान लीजिए किसी देश में बीओपी क्राइसिस है, वो गंभीर समस्या से जूझ रहा है, सो देन आफ्टर आईएमएफ द्वारा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ जो है वो सहायता उपलब्ध कराई जाती है, राइट। इसके लिए कई सारे कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके अंतर्गत आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता के साथ साथ जो व्यापक संरचनात्मक सुधार है उस पर भी फोर्स किया जाता है। अगर दूसरी मैं बात करूं तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि इस फैसिलिटीज़ में इसको 3 to 4 ईयर्स के लिए एक तरह से फंड को अवेलेबल कराया जाता है, राइट। सो बेसिकली बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज़ हैं, राइट, जिसमें देखा जाएगा कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ जो है वो आईएमएफ के द्वारा वितरित की जाती है। सो बेसिकली आपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जाना, रैपिड फिनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखा हमने, ओके, एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी को देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है एसबीए, ओके, ये भी विशेष फैसिलिटीज़ हैं। स्टैंड बाई अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, स्टैंड बाई अरेंजमेंट, ओके, स्टैंड बाई अरेंजमेंट। इसका भी प्रयोग किस कंडीशन में होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी देश में होने वाले जो संभावित वित्तीय संकट है, अगर किसी तरह का फिनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, अर्थात किसी सदस्य देश में यदि बीओपी संकट से, फिर अगेन बीओपी संकट से यदि वो जूझ रहा है, तो या फिर आने की संभावनाएं लग रही है, प्रोबेबली है कि आ सकती है, देन आफ्टर उस कंडीशन में स्टैंड बाई अरेंजमेंट किया जाता है ताकि उस कंट्रीज़ को ये सुविधा दिया जा सके, ओके। इसके अलावा मैं बात करूँ तो SBCF होता है, स्टैंड बाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, यू गॉट माई पॉइंट, स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी। बेसिकली ये क्या होता है, ये भी आईएमएफ द्वारा दी जाने वाली विशेष एक तरह का सुविधा है। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे लो इनकम वर्ग वाले कोई कंट्रीज़ हैं, राइट, उसमें संभावित बीओपी से निपटने हेतु, राइट, ये दिया जाता है स्पेशली। तो जो मान लीजिए कि लो इनकम है, जैसे मान लीजिए अफ्रीका की कंट्रीज़ को आप ले सकते हैं, देन आफ्टर बीओपी की अगर समस्या से वो जूझ रहा है तो स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटीज़ को दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट एक और आता है FCL, राइट, FCL। अगर मैं FCL की बात करूं तो FCL होता है फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, ओके। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जिन देशों का जो नीतिगत ढांचा है वो बेहतर हो तथा आर्थिक गतिविधियों के निष्पादन का एक बेहतर जो है वो अनुभव रहा हो, तो उन देशों में संकट के समय बाजार में एक तरह से कहेंगे कि उसके ट्रस्ट को, वहाँ की जो मार्केट है वहाँ की ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए ये फ्लेक्सिबल क्रेडिट सुविधा दी जाती है। मैं अगेन आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए कि जिसकी आर्थिक गतिविधियां, अगर किसी कंट्रीज का नीतिगत ढांचा बेहतर हो एंड जो आर्थिक गतिविधियां हैं खासकर इकोनॉमी को लेकर यदि उसका बेहतर है, तो उस कंडीशन में अगर संकट आता है, किसी प्रकार की छोटी मोटी अगर संकट आती है, देन आफ्टर आईएमएफ द्वारा फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन सुविधा दी जाती है, ओके। सो ये बेसिकली कुछ ऐसे सुविधाएं हैं जो आईएमएफ द्वारा वितरित की जाती है, लेकिन इसके बियॉन्ड में आपको एडीबी को अच्छे से देखना है, एंड वर्ल्ड बैंक तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त बहाल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सेक्शन में क्या करना है कि एडीबी को अच्छे से एनालाइज करना है, वर्ल्ड बैंक को भी करना है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त बहाल को भी इनफैक्ट अच्छे से देख लेना है। सो आई होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ओके। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति, ओके, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा जस्ट वेट, आप देख पा रहे होंगे, ओके। सो नाउ
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यदि मुद्रास्फीति अधिक है। ओके, हमें यहाँ पे पॉइंट डाउन करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट आ गया कि इन्फ्लेशन हाई है। ओके, इन्फ्लेशन हाई है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है। ओके, चलिए ये कंडीशन यहाँ पे। एक दूसरा कंडीशन है ऑप्शन 2 को लेकर, राइट। स्टेटमेंट 2 को, यदि रुपये का तेज़ी से मूल्यह्रास हो रहा है, यानी कि रुपये का मूल्यह्रास अगर तेज़ी से गिर रहा है तो आरबीआई बाजारों में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। ओके, एंड थर्ड है, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, तो पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें लिखा है इन्फ्लेशन हाई हो गया, राइट। इन्फ्लेशन हाई होगा तो जो मुद्रा की तरलता होगी, जो लिक्विडिटी होगी वो भी हाई हो जाएगा। अच्छा, इस कंडीशन में आरबीआई क्या कर सकता है? तो आरबीआई इस कंडीशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को नहीं खरीद सकता है, राइट। ये बाई नहीं कर सकता है, बिकॉज ये तो इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से जो लिक्विडिटी है वो अधिक सीमा पे है। उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में ये हो सकता है कि जो आरबीआई है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये क्या करेगा कि जितने भी वाणिज्य बैंक है या कोई संस्था है या कोई व्यक्ति है, उसको एक तरह से देखा जाएगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को उसको बेच सकता है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि मांग को, यानी कि वस्तु की मांग को उस कंडीशन में कम किया जा सकता है। सो बेसिकली देखा जाएगा तो इन्फ्लेशन जो है वो लो हो जाएगा। हाई का कंपेरिजन में क्या होगा? लो हो जाएगा। मैं अगेन बता दूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोई कमर्शियल बैंक या कोई संस्था या किसी व्यक्ति को आरबीआई बेच सकता है। उस कंडीशन में वस्तु की मांग कम होती है। देन आफ्टर क्या होगा कि इन्फ्लेशन की जो कंडीशन होगी तो वो इन्फ्लेशन की कंडीशन कम हो जाएगी। अर्थात यदि देखा जाए तो इस कंडीशन में आरबीआई इस कंडीशन में खरीद नहीं सकता है, बट वो सेल कर सकता है। ओके, सो बेसिकली अगर स्टेटमेंट फर्स्ट पे आए हम लोग, तो आरबीआई बैंक संभावित रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकती है, ये गलत है। ओके, तो अपना काम यहाँ से भी बन सकता है। अगर एक गलत है तो हम इलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए, इलिमिनेट करने की जो तरीका है वो आपको सीखना होगा। कई ऐसे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, सारे ऑप्शंस को एकदम पढ़ते जाएंगे, नहीं कैसे नहीं, हमने जो पढ़ा है यूटिलाइज़ किया उसको यहाँ निकालना है। ठीक है ब्रदर, आपने पढ़ा है, ओके, नो प्रॉब्लम, बट अगर काम इजी वे में निकल रहा है तो आपको ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करना है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ तो अगर देखा जाए 1 एलिमिनेट होगा तो ऑप्शन बी में 1 नहीं है, इसका मतलब कि इज़ द राइट आंसर। लेकिन हम लोग इसको भी एनालाइज करेंगे ऑप्शन 2 और 3 को। ओके, जस्ट वेट। ओके, सो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन 2 की, राइट, यदि रुपये का तेज़ी से मूल्य ह्रास हो रहा है, राइट, तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। अभी हमने समझा कि उसको विक्रय कर सकता है, आरबीआई संभावित रूप से डॉलर का संभावित रूप से विक्रय करेगा या डेफिनेटली कर सकता है वो। दूसरी चीज़ें हैं कि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती है। जैसे मान लीजिए कि यूएस है या फिर यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, तो यहाँ पे जब एक तरह से ब्याज दरें गिरेगी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अदर कंट्रीज़ पे। उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डॉलर की ख़रीद है वो प्रेरित हो जाती है, अर्थात डॉलर खरीदा जा सकता है यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली देखा जाएगा तो 2 और 3 ऐसे भी सही है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आरबीआई जो बॉडीज़ हैं आपको अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से करना है, मतलब बैंकिंग की जो एक तरह से
जो मनी और बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा जो तीन मैं आपको इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ, आपको वहाँ भी अच्छे से करना है, खासकर WTO, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, IMF, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको करना है वर्ल्ड बैंक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, इनके द्वारा कई जैसे जो इंडेक्स है वो जारी भी किए जाते हैं, राइट, तो वो भी आपको याद रखना है। IMF के द्वारा क्या किए जाते हैं, वर्ल्ड बैंक एंड WTO के द्वारा, ये तीनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो डोंट अवॉइड इट, आपको इसे अवॉइड नहीं करना है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।